लिखें, चुनावी बांड का विवरण तो सार्वजनिक हो गया, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि चुनावी चंदा देने के लिए जो बांड खरीदे गए उन्हें किस राजनीतिक दल ने भुनाया। चुनावी बांड के जरिए विभिन्न दलों को मिले चंदे की रकम अभी और बढ़ेगी, क्योंकि एक वर्ष का आंकड़ा सामने आना शेष है। इस पर हैरानी नहीं कि चुनावी बांड के जरिए चंदा पाने वाले दलों में भाजपा सबसे आगे है। केंद्र के साथ अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक पहेली सी है कि केवल एक राज्य में शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस तो चंदे की रकम के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन 3 राज्यों में सत्तारूढ़ कांग्रेस तीसरे स्थान पर। इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन यह ठीक नहीं कि चुनावी बांड के जरिए भारी भरकम चंदा देने वालों में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका कामकाज सवालों के घेरे में रहा है और जो प्रवर्तन निदेशालय अथवा आयकर विभाग की जांच के दायरे में रही हैं। इन कंपनियों के चंदा देने के कारण विपक्षी दलों को यह कहने का मौका तो मिल गया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके भाजपा ने चंदा हासिल किया, लेकिन क्या वे यह दावा कर सकने की स्थिति में हैं कि ऐसी किसी कंपनी से उन्हें चंदा नहीं मिला? संभवतः इस प्रश्न का उत्तर चुनावी बांड के विशिष्ट नंबर सार्वजनिक होने से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से पूछा है कि ये नंबर क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए। स्टेट बैंक का जवाब जो भी हो, यदि ये नंबर उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर चुनावी बांड का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि किसने किस राजनीतिक दल को कब कितना चंदा दिया। चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता को भी यह पता चल सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। वैसे तो चुनावी बांड की व्यवस्था चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के इरादे से ही निर्मित की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड की व्यवस्था खत्म कर दी, लेकिन फिलहाल कोई नहीं जानता कि भविष्य में चुनावी चंदे का लेन देन किस तरह होगा। यदि चुनावी चंदे की किसी समुचित प्रक्रिया का निर्माण नहीं होता तो फिर गोपनीय तरीके से चंदा देने का वह सिलसिला शुरू हो सकता है जिसमें जनता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा।
स्टॉप।